आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 343। पाठक्रम से पढ़िए, समझ में आएगा, रटने की ज़रूरत नहीं होगी। और हम कहेंगे कि पहले पाठ को सुन लिया कीजिए, पहले क्रम में कोई नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं। दूसरे बारी में जब आप सुनते हैं तब फिर आप नोट्स बनाइए। बहुत लोगों का मैसेज आता है और अपना नोट्स का कॉपी भी भेजते हैं, आप लोगों को धन्यवाद। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग ज्योतिष को समझते कैसे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि बहुत सरलता से समझना है, नहीं तो हम इन गूढ़ विषयों को समझ ही नहीं सकेंगे। आज बात होगी कन्या लग्न में शुक्र का फल, और 341 में 1 से 4 भाव तक स्थित करके देखा, 42 नंबर में 4 से 8 भाव तक देखा, और 43 में 8 से 12 तक हम लोग समझेंगे। तो इसलिए भी क्रम से ज़रूरी है। और सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन दबा देते हैं, तो जब कभी भी हम अपलोड करेंगे तो सूचना प्राप्त होगी। हर एक पाठ में हम बोलना उचित नहीं समझते, इसीलिए 100-200 पाठ में कभी बोलते हैं। अब शुक्र यदि नवम स्थान में स्थित हो तो अब नवम स्थान भाग्य स्थान है, और कन्या लग्न में वहां स्वराशि के शुक्र स्थित होते हैं। पहले हम लोगों ने समझ लिया था नैसर्गिक तात्कालिक दोनों रूप से शुभ है। दूसरे बारी समझ लिया था काल पुरुष में धन और सप्तम का स्वामित्व है। अब तात्कालिक रूप से जो स्वामित्व है उसका भी प्रभाव होता है। तो तात्कालिक रूप से कहाँ कहाँ का स्वामित्व है? यहाँ धन का और नवम का, यही कहेंगे। तो नवमेश नवम स्थान में है, समझिएगा। लग्न से शुक्र नवम स्थान में है, धन स्थान का स्वामी नवम स्थान में है। अब धन स्थान से अष्टम है, ये एक यहां कह सकते हैं। तो रिजल्ट अब कैसे कहेंगे? अब सारे बातों को समझना है। शुभ है, तात्कालिक भी शुभ है, धन सप्तम का है, यहां धन और नवम का फल करना है। सबसे पहले तो यही समझिए कि जहां स्थित है सबसे पहले फल इसी का करेगा। तो यहां कामनाओं के कारक शुक्र क्यों नहीं? दशा अंतरदशा में हो, लेकिन जातक का विचार धार्मिक होगा। धर्म यात्रा, धर्म से संबंधित ज्ञान विज्ञान, धार्मिक आयोजन आदि में ऐसी अंतरदशाओं में जरूर हिस्सा लेंगे। अब किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें भाग्य का साथ मिलेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान में ही स्थित है। लग्न से यदि नवम स्थान में शुक्र स्थित हो और स्वराशि का स्थित हो, तो ऐसे में जातक अपने जीवन में बहुत तरक्की करने की चाहत रखता है, और इसकी संभावना भी है, क्योंकि नवम स्थान से भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा। तो जब हमारा भाग्य अनुकूल हो और पिता का भी सहयोग हो तो हमको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? जातक अनुकूल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये ना तीसरे स्थान को देखा जाता है। वर्तमान समय में थोड़ा ज्ञान हो जाए तो हम दूसरे को अज्ञानी समझते हैं, थोड़ा पैसा हो जाए तो दूसरे को तो निर्धनी समझते हैं, थोड़ा बल हो जाए तो सामने वाले को बिल्कुल कमजोर समझते हैं। लेकिन यहाँ तीसरे स्थान से क्या क्या विचार होगा? पराक्रमी होंगे, और यहाँ से छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, कर्मचारी आदि का विचार होता है। तो ऐसे स्थिति में सबका, जूनियर कर्मचारी जिसको कहते हैं, जूनियर फ्रेंड जिसको कहते हैं, सबका साथ मिलेगा और सबके साथ सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ से बैठ के जब इसको एक्टिव करेगा, और सबसे ज़्यादा फल तब जब इसकी दशा होगी।
तो सरल है। धन कैसा होगा? भाग्य स्थान में धन गया, लाभ के साथ हो जाए और कहीं से धन गुरु की दृष्टि हो जाए तो समझ लीजिए कि विपुल धन योग बना लेगा। तो राजयोग, कभी 10-20 राजयोग भी पढ़ा देंगे, आप लोगों को बता देंगे कैसे बनता है, ये जरूर बताएंगे। चलिए आगे। अब शुक्र यदि दशम स्थान में स्थित हो, ट्रांजिट के हिसाब से तो शुक्र को दशम में बहुत अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन अब भाग्येश कर्म स्थान में है, धनेश कर्म स्थान में है, लगन से दशम में शुक्र बैठा है, कालपुरुष में धन और सप्तम का स्वामी दशम में बैठा। तो सबसे पहले तो हमारा कार्य क्षेत्र मजबूत हो जाएगा। और शुक्र जैसे ग्रह यदि दशम स्थान में बैठ जाए तो हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमको तरक्की भी मिलेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होगा, नाम यश भी हो, ऐसे कर्म करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में तो हमको यहां से कोई परेशानी दिखाई नहीं देता। और अनुकूल धन प्राप्त हो, क्यों? हम जितना परिश्रम करेंगे उतना धन मिलेगा। ये धन स्थान से नवम है। लोग कहते हैं कि सर परिश्रम बहुत करते हैं, हमारी सैलरी लाख रुपए होनी चाहिए, मिलता 50,000 रुपए है। तो ऐसे जातक को ये समस्या नहीं होगी, यहां अनुकूल धन लाभ होगा। अब ये शुक्र दृष्टि कहां देगा? 4th हाउस के ऊपर। तो माता का सुख मिलेगा, मातृभूमि का भी सुख मिलेगा, घर मकान का सुख मिलेगा और अच्छे मकान का सुख मिलेगा, वाहन आदि का सुख मिलेगा, तो लग्जरियस वाहन का सुख मिलेगा। तो चतुर्थ को भी पूर्ण करता है ऐसे शुभ ग्रह जो चतुर्थ स्थान को दृष्टि दें और तात्कालिक रूप से ये धन के स्वामी हैं और नवम के स्वामी हैं। तो नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों सुविधा होने के कारण शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा में अनुकूल फल देंगे। तो समझना सिर्फ ये है कि ग्रह फल देंगे क्या और कैसे देंगे, नैसर्गिक रूप से और तात्कालिक रूप से क्या क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, काल पुरुष से इनको क्या प्रभाव प्राप्त हो रहा है और तात्कालिक पत्रिका में किन किन भावों का स्वामित्व रखते हैं, उसके भार को वहन करते हुए जिस भाव में बैठे और जिस भाव को देख रहे हैं उससे संबंधित रिजल्ट हम कैसे बोलें। इतनी सी बात याद रख लेते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और हम बोल पाएंगे। चलिए आगे। यदि शुक्र 11th हाउस में हो तो क्या फल होगा? अब इस लग्न में शुक्र कर्क राशि में स्थित है, तो कर्क राशि को तो सौम्य राशि कहते हैं और ये चंद्रमा की राशि है और ये ग्रह जो है शुक्र, ये भी स्त्रीयोचित स्वभाव वाले ग्रह हैं। तो इनके लिए तो इस राशि में जाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुक्र चंद्रमा को मित्र तो मानते नहीं। आप अब यहां क्या कहेंगे कि चंद्रमा शत्रु नहीं मानता, तो ये लाभ स्थान में है और सौम्य राशि का ये काफी है यहां शुक्र को अच्छा फल करने के लिए। अब आगे लग्नेश से एकादश में है, धन स्थान से दशम में है, भाग्य स्थान से तीसरे में है और दृष्टि कहां पहुंच रही है? 5वें स्थान के ऊपर। तो कहीं 6, 8, 12 नहीं आया। तो नैसर्गिक भी शुभ है, तात्कालिक भी शुभ स्थानों का स्वामित्व तो रखते हैं। काल पुरुष में भी ये धन और सप्तम के स्वामी हैं और पत्रिका में भी धन और नवम के स्वामी हैं। तो कहीं से अष्टम का, छठे का और द्वादश का लेस मात्र यहां नहीं आया। अब जो भी ग्रह एकादश में जाएगा वो पहले एकादश का फल करेगा,
लाभ की बात, लाभ में निरंतरता की बात, निरंतर लाभ बढ़ने की बात, प्रमोशन आदि में परेशानी नहीं होने की बात, भाग्य की बढ़ोतरी, पिता की भी बढ़ोतरी कह सकते हैं। अब ये शुक्र स्त्री पत्नी के लिए कारक कहे गए हैं, तो हो सकता है कि इसकी दशाओं में पत्नी को पदोन्नति प्राप्त हो जाए, पत्नी प्रगतिशील रहे। अब इतना हम समझ लेंगे, उसके बाद विशेष फल के लिए तो दशा के इंतजार करना है। लेकिन सामान्य रूप से शुक्र ये प्रभाव डालेगा और पंचम को देखेगा तो विवेकी होगा, हायर एजुकेशन प्राप्त करेगा, संतान का सुख प्राप्त होगा, भले ही पुत्री के रूप में हो जाए यदि शुक्र की दशा हो। स्त्री राशि में गया, यहाँ भी स्त्री राशि बैठा, अन्य ग्रहों के प्रभाव के बाद और निर्णय ले लिया जाएगा, लेकिन यह संभावना है, लेकिन संतान की प्राप्ति होगी। ऐसे जातक यदि आपके कंपनी में बड़े पोस्ट पर है तो आपके कंपनी को भी आगे ले जाएंगे। ऐसे जातक यदि घर में आपके अनुयायी हैं तो आप इनके सलाह का लाभ ले सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। तो हम लोगों को ग्रहों के गुण स्वरूप और जो ये नैसर्गिक, कालपुरुष और तात्कालिक, इन तीनों विशेषताओं को ध्यान में रखकर जहां स्थित है और जिस भाव को देख रहा है उससे संबंधित फलों की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभ्यास में वर्ग चार्ट भी लगा देंगे और लगाते हैं, वहाँ ये भी समझ में आएगा कि ये जो फल यहाँ से बताया जा रहा है उसमें पूर्णता कितनी होगी। लेकिन हम कहेंगे कि एक ग्रह से रिजल्ट आपको नहीं बताना, सभी ग्रहों को देख लेंगे, लेकिन यहाँ कितने भी बुरे प्रभाव हो जाएं शुक्र का निगेटिव रिजल्ट नहीं बताएंगे। लेकिन यही शुक्र यदि अष्टम में हो, अस्त हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो फिर शुक्र के निगेटिव रिजल्ट बताने लगेंगे, विपरीत परिणाम बताएंगे। लेकिन केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में हो और अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, युत हो, अस्त हो, तो फल ही नहीं करेगा ये मान लेंगे, लेकिन निगेटिव फल करेगा ऐसा नहीं मानेंगे। चलिए, अब शुक्र यदि द्वादश स्थान में स्थित हो, काल पुरुष के हिस्से, तो यहाँ ये सिद्धांत आया है कि द्वादश में शुक्र को द्वादश जाने का फल दोष नहीं लगता। अब यहाँ कितना दोष लगेगा और कितना नहीं लगेगा ये हम लोगों को समझना है। तो अब देखिए, ऊपर से शुरू करते हैं। ये दोनों तो शुभ है, द्वादश में गया तो द्वादश का तो भला हो गया। बिगड़ा क्या? तो ये देखिए, यहाँ भी धन स्थान का स्वामित्व है और काल पुरुष में भी धन का स्वामित्व होता है। वो कहाँ चला गया? द्वादश में। या तो अपव्ययी होंगे या हमारा सोर्स ऑफ इनकम विदेश से हो सकता है, बाहर के देश से हो सकता है। अब यहाँ पे, यहाँ से द्वादश गया और शुक्र चूंकि इसका कारक भी है, सप्तम के भी विषय में बताता है और पुरुष जातक के लिए पत्नी के विषय में बताता है, तो इसका द्वादश जाना अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ से छठा भी होता है। लेकिन कारक को इस रूप में नहीं देखते। द्वादश में शुक्र को अच्छा कहने का एक ही मात्र कारण है, वो है कि द्वादश में कालपुरुष के अनुसार वो उच्च का होता है। बाकी की व्याख्या में क्या कहते हैं कि द्वादश से शय्या सुख भी देखा जाता है और भोग विलास आदि के दाता ग्रह हैं, तो इसीलिए द्वादश में शुक्र गया है तो हमको शय्या सुख प्राप्त होगा, इसीलिए द्वादश जाना बुरा नहीं। तो यहाँ कितना अच्छा कितना बुरा, ये तो आपको तारतम्य से समझना है कि ठीक है हमको द्वादश जाना बुरा नहीं, लेकिन क्या शुक्र धनेश होकर के द्वादश में है?
अपने स्थान से 11th है, ये मैंने माना, लेकिन यहाँ का स्वामी द्वादश में है तो 2 ही चीज बताएगा, अब तो व्ययी होंगे या फिर हम बाहर से धन का इनकम करेंगे, विदेश से धन का इनकम करेंगे। अन्य प्रभाव तो अन्य ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद ही पूरा रिजल्ट बताएंगे। अब इसकी दृष्टि कहाँ है? छठे स्थान के ऊपर। तो यदि हम अपव्ययी होंगे तो ऋण लेने की जरूरत भी पड़े, और इस स्थान से रोग आदि का भी विचार होता है। तो हो सकता है कि शुक्र की दशा में इस स्थान को दृष्टि मिल रहा है तो रोग हो, तो किस तरह का रोग होगा? सेक्सुअल डिजीज देता है शुक्र, यूरिनल डिजीज देता है शुक्र, ये हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी जानते हैं या जानेंगे आगे। शत्रुता बढ़ा सकता है, लेकिन चूंकि शुभ ग्रह है तो छठे की उतनी हानि नहीं करता, तो लाभ क्या करेगा? कंपटीशन में सक्सेस कराएगा। अगर रोग देगा, क्योंकि छठा एक्टिव कर रहा है तो जिस तरह का रोग करदाता है वो तो देगा, लेकिन उसके ऊपर हमारा नियंत्रण रहेगा। ऋण लेंगे तो चुकता करने का सामर्थ्य रहेगा, और यदि शत्रु हो भी तो हम उसका दमन कर सकेंगे। ये शुभ ग्रह के दृष्टि का फल इस तरह से कहेंगे। नहीं होगा ये तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इस भाव को एक्टिव करता है शुक्र, तो अपनी दशाओं में तो फल यही होगा। अगर पहले से शत्रु है तो अभी दमन करेंगे, पहले से रोग है तो अभी ठीक होने का बात आएगा। अभी तक हमको पता नहीं था, अभी हम अस्पताल जाएंगे, पता चलेगा, दवा खाएंगे, ठीक होंगे। तो ये मना नहीं किया जाए कि ये काम नहीं होगा, इस काम में तीव्रता कितनी होगी। तो शुभ ग्रह है तो तीव्रता बहुत नहीं होगी, यदि रोग होगा तो उसकी तीव्रता बहुत अधिक नहीं होगी, और वो कंट्रोल में होगा, अर्थात क्यूरेबल डिजीज होगा। तो सरल है पाठ को समझना, कठिन कार्य है नियमित रहना और क्रम से पढ़ना। हमारे लिए भी कठिन है नियमित पाठ दे पाना। तो कठिन कार्य को करने का हम लोगों को जरूरत है। हम भी प्रयास करते हैं कि नियमित एक पाठ तो कम से कम आप लोगों के पास आए और आप भी नियमित रूप से पढ़ते रहें। जिनको आज पहला पाठ मिला है उनके लिए तो अभी 600 दिन बुक हो गए। आप पढ़ते रहिए रोज 1-2 पाठ, फिर आगे बढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।